इस लेसन में हम बात करेंगे टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम एंड परमानेंट एंड टेम्पररी डिफरेंसेस के अकाउंटिंग इनकम क्या होती है, टैक्सेबल इनकम क्या होती है और उनके दरमियान जो डिफरेंसेस होते हैं, कुछ डिफरेंसेस टेम्पररी होते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान कर दूँ। थोड़ी सी अटेंशन की ज़रूरत है और इस टॉपिक को भी मैं आपके लिए आसान कर दूँगी। सबसे पहले मैं आपको ये रीड करके बताती हूँ, फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी। क्या करना है, हमने डिस्कस करना है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम। यहाँ तक की बात करते हैं पहले कि अकाउंटिंग इनकम क्या होती है। अकाउंटिंग इनकम को हम या अकाउंटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, ऑल्सो रेफर टू एज इनकम बिफोर टैक्सेस। देखें किस चीज पे फोकस है, इनकम टैक्स देने से पहले कौन सी इनकम होगी जो हम कंसीडर करेंगे कि इस पे हम टैक्स दें, इज रिपोर्टेड ऑन द कंपनीज इनकम स्टेटमेंट फॉलोइंग द प्रीवेलिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होता है, एक्रूअल बेसिस, यानी अकाउंटिंग इनकम या अकाउंटिंग प्रॉफिट जो हम कैलकुलेट करते हैं। आप सबको इनकम स्टेटमेंट बनानी आती होगी। जैसे हम सबसे पहले उसमें से रेवेन्यू लिखते हैं, उसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस करके हम लिखते हैं कि ये हमारी इनकम है बिफोर टैक्सेस। और ये जो इनकम आएगी, सपोज मैं कहती हूँ एट द एंड हमारी इनकम 10,000 आ गई, 20,000 हमारा रेवेन्यू था, सारे एक्सपेंसेस मिला के 10,000 थे, हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो हमने इस पे टैक्स देना है, जो भी होगा 30% 40% टैक्स रेट। लेकिन ये जो इनकम, ये जो हमने आखिर में कैलकुलेट किया है, जिसको मैं अकाउंटिंग इनकम कह रही हूँ, ये एक्रूअल बेसिस पे है। एक्रूअल बेसिस क्या होता है कि वो सारे खर्चे, वो सारे रेवेन्यू जो इस पीरियड में आपने, वेदर के वो कैश आपने रिसीव किया या नहीं किया, या आपने एक्सपेंसेस दिए या नहीं दिए, आपने रिकॉर्ड करने होते हैं। जैसे अगर हमने कोई छोटी सी एग्जांपल क्विकली लेते हैं, अकाउंट रिसीवेबल सेल, हमने कोई चीज सेल की, हमने अकाउंट रिसीवेबल है, हमारे पास कैश नहीं आया, लेकिन ये सेल की अमाउंट रेवेन्यू में जाएगी। वेजेस एक्सपेंसेस, अभी वेजेस ड्यू नहीं है, वो नेक्स्ट मंथ होंगी, लेकिन हमारा तो साल खत्म हो गया, तो हम इसको एक्रू करेंगे वेजेस एक्सपेंसेस टू वेजेस पेएबल। ये वेजेस एक्सपेंसेस इसमें चले गए, एक्चुअली में ये अकर नहीं हुए, इनकर नहीं हुए, लेकिन हमने एक्रूड कर लिए, तो ये एक्रूअल बेसिस पे बनाई जाती है। जबकि टैक्सेबल इनकम जो है वो टैक्स लॉ को फॉलो करेगी, जिस भी प्रोविंस में या जिस जुरिस्डिक्शन में आप रह रहे हैं, और ये कैश बेसिस में होती है। कैश बेसिस मींस जब ये आप एक्चुअली इस सेल का कैश रिसीव करेंगे, तो ये हो जाएगा कैश, डेबिट आपका हो जाएगा, राइट। अगर हमने कैश टू सेल किया तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे टैक्सेबल इनकम में। जब हम ये वेजेस एक्चुअली में पे करेंगे, तो वो जो होगा वो हम एक्चुअल कंसीडर करेंगे। टैक्सेबल इनकम इज द पोर्शन ऑफ द कंपनीज इनकम दैट इज सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स फॉलोइंग द टैक्स लॉज ऑफ द जुरिस्डिक्शन विद इन विच अ कंपनी ऑपरेट्स। और ये कैश बेसिस पे होता है, ये एक्रूअल बेसिस पे होता है। आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ये हम कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं इस वक्त, हम सोल प्रोप्राइटरशिप की इसकी बात नहीं हो रही, कंपनीज की बात हो रही है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा कि अकाउंटिंग प्रॉफिट इज नॉट इक्वल टू टैक्सेबल प्रॉफिट। ये एक्रूअल बेसिस पे है, ये कैश बेसिस पे है। बहुत रेयरली ऐसा होगा कि ये हो जाएगा, दोनों सेम होते हैं। आप कह दें कि 2% या 5%, ये मैंने आखिर में लिखा हुआ भी है, अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्सेबल प्रॉफिट आर रेयरली द सेम डॉलर अमाउंट, अदरवाइज ये सेम नहीं होते। अब ये जो मैंने एग्जैक्ट आपको बताया है, ये दूसरे तरीके से यहाँ मैंने लिख दिया है। अकाउंटिंग प्रॉफिट या इनकम इज समथिंग दैट अकाउंटेंट्स आर वेरी फेमिलियर विथ। Accounting profit is a financial reporting term that can also be referred to as income before taxes on the income statement. Or taxable profit is a tax accounting term that indicates the amount on which the income tax is payable. हम ये कह देते हैं ये हमारी अकाउंटिंग इनकम हो गई और उस पर हमने टैक्स देना है, उस पर नहीं देना, हमने कैलकुलेट करना है कि कौन सी अमाउंट होगी जिस पे हमने टैक्स देना होगा। द कैलकुलेशन ऑफ द अकाउंटिंग प्रॉफिट किसको फॉलो करती है, गैप को और IFRS को, रूल्स को फॉलो करती है। जबकि टैक्सेबल प्रॉफिट जो है फॉलोज द इनकम टैक्स एक्ट एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, राइट। ओके,
यहाँ सेम थिंग मैंने लिखा है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट इज नॉट इक्वल टू टैक्सेबल प्रॉफिट। अभी मैं आपको ये थोड़ी एग्जांपल देके भी समझाऊंगी तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ये 2 पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हैं, लेकिन मैं इनके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। मीनवाइल आप सिंपल ये पॉइंट याद रखें, और जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो दोबारा रिपीट कर दूंगी कि अकाउंटिंग प्रॉफिट, जब अकाउंटिंग प्रॉफिट आपका ज़्यादा होगा टैक्सेबल प्रॉफिट से, तो DTL यानी डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जनरेट होती है। लेकिन जब अकाउंटिंग प्रॉफिट आपका टैक्सेबल प्रॉफिट से कम है तो DTA डिफर्ड टैक्स एसेट जनरेट होता है। क्या मीनिंग हुआ इसका? सपोज मैं कह रही हूँ कि हमारा रेवेन्यू 10,000 है, हमारे एक्सपेंसेस 5,000 है, तो हमने 5,000 पे ये मेरी अकाउंटिंग प्रॉफिट आ गया। जबकि जब हमने टैक्सेबल प्रॉफिट देखा तो टैक्सेबल प्रॉफिट क्या हुआ, ये मैं सेम ऐसे कर देती हूँ, चले इसको, और यहाँ पे हमने कुछ ज़्यादा भी एक्सपेंस कर दिए, राइट, हमने यहाँ ज़्यादा शो कर दिए। वो कैसे होंगे वो भी आप सब सीखेंगे, तो इसका आंसर 3,000 आएगा। तो यहाँ क्या हो गया, क्या अकाउंटिंग इनकम आपकी ग्रेटर हो गई टैक्सेबल प्रॉफिट से? जब अकाउंटिंग इनकम आपकी ज़्यादा होगी, टैक्सेबल इनकम, इस पे टैक्स देना है हमने, ये कम होगा तो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जनरेट होगी, और अगर ये इससे कम होगा तो DTA जनरेट होगा। लेकिन अगेन इसके लिए सेपरेट वीडियो बनेगी। यहाँ मैंने कुछ आपके लिए समझाने के लिए लिखा है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट और ये मीनिंग क्या है। द टर्म अकाउंटिंग प्रॉफिट रेफर्स द कंपनीज इनकम ऑब्टेन आफ्टर रिड्यूसिंग टोटल एक्सपेंसेस फ्रॉम द टोटल रेवेन्यू। जब हम सारे टोटल रेवेन्यू करते हैं एक्रूअल बेसिस पे एक्सपेंसेस किए, सब्ट्रैक्ट किया, हमने कहा ये अकाउंटिंग प्रॉफिट आ गया। जबकि टैक्सेबल प्रॉफिट जो होता है रेफर्स टू द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस विच इज टैक्सेबल एट पर इनकम टैक्स रूल्स के मुताबिक। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं, यानी गैप जो है IFRS जो पूरी वर्ल्ड में है, गैप US में, उसको फॉलो करते हैं। ये इनकम टैक्स एक्ट लॉ जिस भी जुरिस्डिक्शन में आप रह रहे हैं उसको फॉलो करेगा। ये फाइनेंशियल ईयर को इसमें हम कंसीडर करते हैं, इसमें इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज अगर आपने देखना है कि 2023 में आपने कितना टैक्स देना होगा, तो 2023 के December 31 को आपको एक्चुअल पिक्चर पता चलेगी कि कितना आपका टैक्सेबल इनकम है, और वो पे होगा 2024 में, राइट। तो इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट का? इससे आम पब्लिक को भी पता चल जाता है कि कंपनी है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और यहाँ से क्या पता चलता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू नो द टैक्सेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल ऑडिट और इसका टैक्स ऑडिट होता है, राइट। ये तो सिंपल थोड़े से डिफरेंसेस थे। यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखिए पहले मैंने आपको कहा अकाउंटिंग इनकम किस पे बेस करती है? एक्रूअल बेसिस पे। तो यहाँ रेवेन्यू, इसमें जितना भी एक्रूड रेवेन्यू है, जो भी सेल्स हमने किए हैं ऑन क्रेडिट सपोज, सब शामिल है, और ये रेवेन्यू हमारा 20,000 हो गया। ये सारे एक्सपेंसेस है, रेंट एक्सपेंस आपको पता है, सैलरी पता है, यूटिलिटीज पता है, प्रोविजन फॉर वारंटी एक्सपेंसेस। प्रोविजन का क्या मीनिंग होता है? एस्टिमेट। जब भी आपने देखा होगा कि अगर आपने कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स ले, वैसे तो नॉर्मली हर एक चीज़ पे आजकल वारंटी होती है, तो वो कहते हैं इसकी 5 साल की वारंटी है, इसकी 3 साल की वारंटी है। तो हम जब कोई कंपनी अपनी कोई चीज़ दे रही होती है तो वो एस्टिमेट करते हैं उस वक्त वारंटी को, दैट इज कॉल्ड द प्रोविजन। यानी कितना एस्टिमेट किया, तो वो एंट्री पास करते हैं वारंटी एक्सपेंसेस, यानी प्रोविजन फॉर वारंटी एक्सपेंस टू वारंटी पेएबल। यहाँ मैंने लिख दिया है प्रोविजन ऑफ XYZ, कोई और प्रोविजन होगा किसी और चीज़ का एक्सपेंसेस, ये सारे कर दिए। गोल्फ क्लब के ड्यूज हैं, ये हमने माइनस किए। इंटरेस्ट और पेनल्टी, आपने लेट टैक्स फाइल किया है जिसकी वजह से आपको 500 पेनल्टी पड़ गई, वो भी हमने अकाउंटिंग इनकम से माइनस कर दी। डिप्रिसिएशन भी माइनस कर दिया। एमोर्टाइजेशन, डेवलपमेंट कॉस्ट, एक्सपेंसेस, ये क्या होती हैं अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताती हूँ। ये सारे एक्सपेंसेस हमने अकाउंटिंग से माइनस कर दिए, टोटल हो गए 9,300। तो हम कहेंगे ये हमारी अकाउंटिंग इनकम हो गई, प्री टैक्स इनकम ये हो गई, राइट। यहाँ क्या लिखा है? एक्रूअल बेसिस पे होती है, ट्रैक चेंजेस इन वेल्थ, ये चेक करती है अकाउंटिंग इनकम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इन्वेस्टर क्रेडिटर प्रिडिक्ट करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म कैसी है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इनकम। लेकिन
चलिए यहाँ बात कर लेते हैं जो मैंने अभी लिखा कि अमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होती है। देखिए अमोर्टाइजेशन तो आपको पता है अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ एन एसेट यूजुअली इंटेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट के लिए हम नॉर्मली अमोर्टाइजेशन का वर्ड यूज़ करते हैं और टेंजिबल के लिए डिप्रिसिएशन का वर्ड यूज़ करते हैं। मोर और लेस दोनों सेम होते हैं। तो रिसर्च ऑन डेवलपमेंट और अ ट्रेडमार्क इज रिड्यूस्ड ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड विच इज़ यूजुअली द एसेट एस्टिमेटेड लाइफ। तो इसको हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन डेवलपमेंट कॉस्ट। सपोज अगर आप हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें हमारा 100K का सपोज खर्चा है, और इसके साथ जो अपफ्रंट फीस है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, कोई कमीशन फीस हो गई, कुछ एक्स्ट्रा हो गया, तो वो भी हम इसमें शामिल कर देते हैं और इसके बाद इसका टोटल करके इसको अमोर्टाइज करते हैं वॉट एवर द लाइफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ दैट एसेट होती है उससे। राइट, अब आप ये पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली यही लिखा है जो अभी मैंने आपको बताया, और यही एक्सपेंस हमने उसमें से शो किया था, अपना माइनस किया था। अब देखें ये सारे हो गए। टैक्सेबल लॉ टैक्स क्या कहता है? टैक्स कहता है कि ये एक्सपेंस तो आपने ठीक माइनस किया, ये भी आपने ठीक माइनस कर दिया, ये भी आपने ठीक माइनस कर दिया, लेकिन ये वो जो हमारी टैक्स बेसिस है, टैक्स बेसिस जो हमें प्रॉफिट मिलेगा जिसपे हमने एक्चुअल टैक्स देना है, वो ये कहता है लॉ के ये जो प्रोविजन है, ये जो एस्टीमेट है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो कैश बेसिस पे है। जो एक्चुअली कैश आपने पे करा होगा, कोई कस्टमर आएगा अपनी वारंटी क्लेम करने के लिए और उस वक्त डेफिनेटली आप जो एंट्री पास करेंगे कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा, तो या अगर आपने उससे कुछ रिसीव किया तो डेबिट हो जाएगा। जो एक्चुअली वारंटी इनकर्ड होगी वो हमने शामिल करनी है टैक्सेबल में, ये प्रोविजन हमने शामिल नहीं करने। तो जो हमने अकाउंटिंग इनकम से प्रोविजन माइनस कर दिए होते हैं टैक्सेबल इनकम में, आप इसको दोबारा ऐड करें, ये यहाँ नहीं है। गोल्फ क्लब ड्यूज, जो कंपनी आपके गोल्फ क्लब ड्यूज पे करेगी उस पे टैक्स नहीं होता, वो टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं। अकाउंटिंग में तो आपने माइनस कर दिए, लेकिन टैक्सेबल में इसको हम नहीं माइनस करते, कभी भी नहीं माइनस करते, इसको आप दोबारा ऐड करेंगे। ये क्या होगा इन दोनों का? ये जब एक्चुअल में कैश होगा तो हम टैक्सेबल में ऐड करेंगे, लेकिन ये टैक्स एग्जेम्प्ट है, इसको हम बाद में भी नहीं करेंगे। अभी मैं इसको और भी डिटेल में इसका बताऊंगी। इंटरेस्ट और पेनल्टी एक्सपेंस, ये भी टैक्स एग्जेम्प्ट है, यानी आपने टैक्स लेट फाइल किया है उसकी वजह से आपको पेनल्टी पड़ी है, तो ये भी, इस पे भी आपने टैक्स में से इसको माइनस नहीं करना, तो ये अमाउंट भी आपने नहीं करनी होगी, हम इसको प्लस कर देंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को भी प्लस कर देंगे। अमोर्टाइजेशन डेवलप कॉस्ट जो अभी मैंने आपको बताई उसको भी आपने ऐड करना होगा। तो ये कहता है कि ये जो मैंने रेड से लिख दिया है इन सब को आपने ऐड बैक करना होगा, जो मैंने यहाँ आपको करके बता दिया। तो अब ये टोटल एक्सपेंसेस आपके हो जाएंगे 5500। इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो 14,500 पे आपने एक्चुअली टैक्स देना है। अकाउंटिंग इनकम से हमने कितना बना लिया था? अकाउंटिंग इनकम में हमने शो किया था कि हमें टैक्स देना है 10,700 पे, लेकिन जब एक्चुअल हमने लॉस को फॉलो किया तो हमें मालूम हुआ कि हमने 14,500 पे टैक्स देना है। अब फर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है मैंने, अ फर्म विद $1 बिलियन ऑफ बुक इनकम और अकाउंटिंग इनकम, अकाउंटिंग इनकम वो बहुत ज़्यादा शो कर देते हैं, माइट एक्चुअली रिपोर्ट्स अ लॉस ऑन इट्स टैक्स रिटर्न, वो एक्सपेंसेस इतने हो जाएंगे यहाँ पे कि वो लॉस भी हो सकता है। राइट, टैक्स इनकम रेज रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टैक्स इनकम क्या होती है, ये गवर्नमेंट के लिए हम रेस कर रहे होते हैं, कंपनीज रेस कर रही होती हैं रेवेन्यू। तो समरी पॉइंट क्या है? द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ्टन डिफर्स फ्रॉम द अमाउंट ऑफ प्री टैक्स नेट इनकम रिपोर्टेड ऑन द अकाउंटिंग पर्पजेस। आई होप कि थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। राइट, हम इसकी और डिटेल पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। डिफरेंस, अब जो उसका सेकंड पार्ट है ना, अब उसकी तरफ भी हम चलते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन टैक्सेबल एंड अकाउंटिंग इनकम, द डिफरेंस बिटवीन taxable income and accounting income arises from the permanent differences and the temporary differences. Taxable income जो लॉ को फॉलो करके होगा, अकाउंटिंग इनकम जो हम एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं, आईएफआरएस और गैप को फॉलो करके बनाते हैं। लेकिन उन दोनों में जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो अकाउंटिंग इनकम है इज नॉट इक्वल टू टैक्सेबल इनकम।
ये क्यों नहीं इक्वल है? इसमें कुछ परमानेंट डिफरेंसेस होते हैं और कुछ टेम्पररी डिफरेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों इक्वल नहीं होते। अब क्वेश्चन ये है कि वो परमानेंट डिफरेंस का क्या मीनिंग है और टेम्पररी डिफरेंसेस का क्या मीनिंग है। Permanent differences, items of revenue, expenses, gains and losses, राइट। आपने कभी ये सेम नहीं करना कि ये एक्सपेंस और लॉस सेम है, ये डिफरेंट है, और मैं इसको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो आपकी डेली बेसिस पे ऑपरेटिंग है उसके से होता है। गेन एंड लॉसेस जो है, जो फ्रीक्वेंट एक्टिविटीज नहीं होती, उसकी वजह से होता है। एंटर द कंप्यूटेशन ऑफ ईदर टैक्सेबल इनकम और प्री tax accounting income, but never enter into the computation of the other, right? Permanent differences, ये नॉन रिवर्सिंग है, याद रहे। परमानेंट डिफरेंसेस नॉन रिवर्सिंग है, टेम्पररी डिफरेंसेस रिवर्सिंग है। क्या मीनिंग है इन दोनों में? ओके, यहाँ मैं आपको बताती हूँ। नॉन रिवर्सिंग याद रहे, टैक्सेबल जो परमानेंट डिफरेंसेस नॉन रिवर्सिबल हैं। डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड टैक्सेबल प्रॉफिट, ये परमानेंट डिफरेंसेस हैं, ये टेम्पररी डिफरेंसेस हैं। ये आपके रिवर्स हो जाते हैं, ये आपके नॉन रिवर्स हैं। यानी रिवर्स का मीनिंग है कि अगर आपने एक्सपेंसेस एक साल में शो किए हैं अकाउंटिंग इनकम में, तो आपने मे बी नेक्स्ट ईयर या आफ्टर 2 years आपने टैक्सेबल इनकम में भी शो करने होंगे, राइट। टेम्पररी डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस है। लेकिन ये अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट में आपने शो किए हैं तो टैक्सेबल में नहीं करने, टैक्सेबल में करने हैं तो अकाउंटिंग में नहीं करने। ये और ये नहीं होगा कि आज नहीं करने या हम कहेंगे 2 साल बाद कर देंगे, नो, नेवर। ये नॉन रिवर्सेबल है। तो यह है आइटम इज इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग प्रॉफिट बट नेवर इन टैक्सेबल प्रॉफिट। वो कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो हम, ये मैं अकाउंटिंग कर देती हूँ, ये मैं टैक्सेबल कर देती हूँ। कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो हम अकाउंटिंग इनकम में तो ऐड करते हैं लेकिन यहाँ नहीं करते। कुछ ऐसे हैं जो हम यहाँ कर देते हैं और यहाँ नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सपोज 2019 में तो मैंने यहाँ कर दिया और मैं कह रही हूँ नहीं 2021 या 2022 फिर मैं यहाँ पे भी करूँगी। नो, नेवर, परमानेंट है ये। यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है कि अगर आपने एक्सपेंसेस, सपोज डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस यहाँ चार्ज कर लिया कम और यहाँ ज़्यादा कर लिया तो कोई बात नहीं, यहाँ हम फ्यूचर में यहाँ कम कर लेंगे, यहाँ ज़्यादा कर लेंगे। एट द एंड आपके पास सेम हो जाएगा, आंसर सेम हो जाएगा। बेशक 2-3 साल लगे, डिफर्ड हो गया, तो ये टेम्पररी डिफरेंस है। आइटम इज इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल प्रॉफिट बट नेवर इन अकाउंटिंग प्रॉफिट। और यहाँ क्या है, आइटम इज इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर इट इज इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल प्रॉफिट, या आइटम इज इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल प्रॉफिट बिफोर इट इज इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग प्रॉफिट। ये अकाउंटिंग है, ये टैक्सेबल है। समटाइम्स हम पहले, सपोज पहले साल में हम यहाँ कर लेते हैं तो मे बी आफ्टर 2 years और नेक्स्ट ईयर हम यहाँ कर लेंगे, और कभी हम पहले यहाँ कर लेंगे कुछ साल के बाद, या नेक्स्ट ईयर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन के मुताबिक हम उसको यहाँ कर लेंगे, राइट। ये आपके पास है, इसलिए इसको हम कहते हैं ये रिवर्स हो जाता है, ये रिवर्स नहीं होता। अब बात कर लेते हैं, अच्छा इसकी कुछ एग्जाम्पल से क्या मीनिंग हुआ परमानेंट का। जैसे डिविडेंड रेवेन्यू है, डिविडेंड रेवेन्यू है, सपोज के हमारे पास ये अकाउंटिंग इनकम है, ये टैक्सेबल इनकम है, ये ABC कंपनी है, ये XYZ कंपनी है। हमारे पास 2 कंपनीज हैं और ये दोनों टैक्स पेयर हैं। सपोज ABC कंपनी XYZ कंपनी को डिविडेंड रेवेन्यू देती है, कुछ डिविडेंड इनकम देती है। तो क्या है कि अकाउंटिंग इनकम पहले आपकी 1000 थी, 10,000 कर लेते हैं, यहाँ पे भी 10,000 थी। हमारे एक्सपेंसेस 2000 थे सपोज, राइट, यहाँ पे भी 2000 थे। तो ये तो हमारी सेम हो गई। लेकिन जब हमें डिविडेंड मिला, डिविडेंड रेवेन्यू ए ने बी को दिया, तो अकाउंटिंग इनकम में तो ये डिविडेंड शामिल होगा। ये तो हो जाएगा, सपोज 2000 डिविडेंड दिया तो हम कह देंगे अब हमारी इनकम 12,000 हो गई, और 12 में से जब 2 माइनस कर लेंगे तो हम कहेंगे 10,000 हमारी है इनकम, अकाउंटिंग इनकम बिफोर टैक्सेस। लेकिन ये डिविडेंड रेवेन्यू टैक्स एग्जेम्प्ट है, ये XYZ कंपनी अपने रेवेन्यू में शामिल नहीं करेगी। तो देखें यहाँ अकाउंटिंग इनकम में तो फर्क हो गया, ये 10,000 हम कह रहे हैं और ये 8,000 है।
तो ये परमानेंट डिफरेंस है। ये नहीं है कि आगे मैं कहूँ कि 2 साल के बाद अब डिविडेंड रेवेन्यू हमने टैक्सेबल इनकम में शामिल होगा, नो, नेवर। ये परमानेंट डिफरेंस हो गया। कैपिटल गेन, एग्जैक्ट सेम एग्जांपल ले लेते हैं कैपिटल गेन की। पहले हमारा 10,000 था, 2,000 थे, 8,000 8,000। सपोज आपके पास कोई आपकी लैंड है या आपके पास कोई हाउस है, आपने 100 का लिया था और 140 का आपने सेल कर दिया। कितना कैपिटल गेन हुआ? फिक्स एसेट्स हैं, उस पे कैपिटल गेन 40,000 हुआ। तो ये 40,000 आपने अकाउंटिंग इनकम में ऐड करने होंगे। पहले 10,000 है, 40 और ऐड कर लें तो 50,000 हो गया। 50 में से 2 गया तो ये 48,000 रह गया। हम कहेंगे ये हमारी अकाउंटिंग इनकम है बिफोर टैक्सेस। लेकिन XYZ कंपनी जो है, ये जो हमारी टैक्सेबल इनकम है, इसमें ये 40,000 कैपिटल गेन नहीं ऐड करेगी, ये 50% करना है, याद रहे। तो ये 20,000 होगा, 20 हो गया, ये 30 हो जाएगा, 30 में से 2 गए तो ये 28 आपकी टैक्सेबल इनकम बनेगी। और अगेन ये नहीं होगा कि फ्यूचर में मैं कहूँ ओके जो 50% रह गया था वो 2 साल के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ये परमानेंट डिफरेंसेस हैं जो कि नॉन रिवर्स हैं, नॉन रिवर्स, ये रिवर्स नहीं होते। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको। अभी मैं कुछ और एग्जाम्पल भी बताती हूँ, लेकिन पहले मैं ये पॉइंट पढ़ देती हूँ। आइटम्स दैट आर इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल प्रॉफिट बट नेवर इन द अकाउंटिंग प्रॉफिट आर लेस कॉमन। राइट, ऐसे जो एग्जाम्पल्स है ना, जो मैं कहूँ कि हम टैक्सेबल में तो पहले ऐड कर रहे हैं, सॉरी टैक्सेबल प्रॉफिट में ऐड कर रहे हैं लेकिन अकाउंटिंग में हम नहीं कर रहे, इस तरह की एग्जाम्पल जो है वो कह रहा है बहुत कम है। नॉर्मली हम अकाउंटिंग में ऐड करते हैं और इसमें नहीं करते। These include such item as certain depletion allowances allowed for natural resources and certain types of capital taxes and are not based on income. अच्छा जी, अब इसके बाद ये कुछ और एग्जाम्पल मैंने लिखी है। नॉन डिडक्टेबल टैक्स एक्सपेंसेस, आपने गौर से सुनना है, आखिर में आपको मैं क्वेश्चन दूंगी सॉल्व करने के लिए। नॉन डिडक्टेबल टैक्स एक्सपेंसेस यानी गोल्फ क्लब ड्यूज पेड बाय द कॉरपोरेशन, आपने इसको टैक्सेबल इनकम में से माइनस नहीं करना। 50% ऑफ मील्स एंड एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, अगर तो कॉरपोरेशन है आपकी ABC कंपनी, 100% जो है आपने अपने स्पेंड किया है 1,000, तो ये तो हमने मील और एंटरटेनमेंट एक्सपेंस में शामिल करना है अकाउंटिंग इनकम में, लेकिन टैक्सेबल इनकम में अगेन इसका 50% शामिल करना होगा एक्सपेंसेस में। इंटरेस्ट और पेनल्टीज ऑन टैक्सेस आपने अकाउंटिंग इनकम में करनी है, यहाँ आपने शो नहीं करनी। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन भी आपने यहाँ अकाउंटिंग इनकम की बात, ये अकाउंटिंग है, ये टैक्सेबल इनकम है, इसमें नहीं करनी, ये टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं। राइट, ओके, इसके अलावा CCA कैपिटल अलाउंस, कैपिटल कॉस्ट अलाउंस, उसके बारे में मैंने ये सारा डिटेल लिख दिया। अगर आप चाहते हैं तो गूगल में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इसकी मिल जाएगी कि कैपिटल कॉस्ट अलाउंस क्या होता है। ये हमने टैक्सेबल इनकम में से माइनस करना होता है। कैपिटल कॉस्ट अलाउंस इज द अमाउंट ऑफ अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस दैट द गवर्नमेंट विल अलाउ अ कंपनी टू डिडक्ट फ्रॉम इट्स इनकम टैक्स रिपोर्टिंग पर्पजेज। कह रहा है कि CRA के पास इसके क्लियरली रूल मौजूद हैं जो आपने फॉलो करने होंगे। एग्जाम्पल के लिए कह रहा है कि फॉर इंस्टेंस अ freelancer who uses a car to travel can take the capital cost allowance by deducting the depreciation of their vehicle। वो जो है वो अपनी टैक्सेबल इनकम में से माइनस कर सकता है। इसकी एग्जांपल हम सेल फोन की भी ले सकते हैं। हम जब सेल फोन अपना कॉरपोरेशन जो है वो अपनी जॉब के लिए यूज़ कर रही होती है तो उसका भी कुछ पोर्शन होता है, 25% हम टैक्सेबल इनकम से माइनस कर सकते हैं। इसी तरह आपका जो फिक्स एसेट्स है, घर में अगर आपका कोई ऑफिस है तो उसका भी 25% हम माइनस कर सकते हैं। तो ये आपका CCA की एग्जाम्पल में आ सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अ परमानेंट डिफरेंसेस, ये सारे मैंने अभी आपको बताए। डिविडेंड रिसीव बाय द कैनेडियन कॉरपोरेशन फ्रॉम अदर टैक्सेबल कैनेडियन कॉरपोरेशन, तो ये टैक्स एग्जाम्प्ट है, इसमें आप टैक्सेबल इनकम में आपने ऐड नहीं करना। कैपिटल गेन आपने 50% करना है, इस पे ये टैक्स एग्जाम्प्ट है। मील्स 50% आपने माइनस करने हैं। इंटरेस्ट टैक्स एग्जाम्प्ट है। पॉलिटिकल टैक्स एग्जाम्प्ट है। राइट, तो डेफिनेटली जब ये आपके पास इस तरह की सिचुएशन होगी जो आपने ये सारे यूज करने हैं अकाउंटिंग इनकम में लेकिन टैक्सेबल में नहीं करने, अपने लॉ को फॉलो करना है, तो अकाउंटिंग इनकम डेफिनेटली आपकी टैक्सेबल इनकम के इक्वल नहीं होगी।
डिफरेंसेस बिटवीन, ओके ये तो इसका कंटिन्यू है। अब हम टेम्पोररी डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। अराइज व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हेन एन आइटम इज इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग इनकम एंड व्हेन इट इज इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम। दोनों में होगी, लेकिन सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस होगा। कभी हम इसमें पहले कर देंगे और इनकम में, अकाउंटिंग इनकम में बाद में करेंगे, कभी हम अकाउंटिंग इनकम में पहले कर देंगे और टैक्सेबल इनकम में बाद में कर देंगे, लेकिन आएगा ज़रूर, आज या कल उसका इफेक्ट जरूर होगा। ओवर टाइम द टोटल अर्निंग्स एंड टैक्स रेवेन्यू और एक्सपेंसेस विल बी द सेम, बट द पैटर्न इज different because of the timing difference. As a result, the tax basis of an asset or liability differs from its accounting carrying value or the life of the asset. Temporary differences originate in the period in which it first enters the computation of either the pre-tax accounting income or taxable income and reverses in a subsequent period when item enters into the computation of other measure. कह रहा है कि कब ओरिजिनेट होते हैं? अगर अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम है, यहाँ पे डिप्रिसिएशन, सपोज हम स्ट्रेट लाइन मालूम यूज कर रहे हैं अकाउंटिंग इनकम में, तो कोई भी हमारा एसेट है 100K का, उसको हम 20,000 से डिप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये 5 ईयर्स में होगा। टैक्सेबल इनकम में आप एक्सेलरेटेड यूज़ कर सकते हैं, पहले साल में आप 40,000 कर रहे हैं। चले इसकी एग्जांपल आती है, मैं अभी आपको बता देती हूँ। यहाँ कुछ इसकी एग्जांपल भी लिखी हुई है टेम्परेरी डिफरेंसेस की, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे मैं आपको ये भी समझाती जाऊंगी कि कैसे होगा, लेकिन ये इसकी जो मैंने हाईलाइट की हैं ये इसकी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। लेकिन टेम्पररी डिफरेंसेस याद रहे कि रिवर्स हो जाता है और टाइमिंग की वजह से होता है। ये 100K का कोई इक्विपमेंट लिया हमने, स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन मेथड इस्तेमाल किया अकाउंटिंग इनकम के लिए, ये टैक्सेबल इनकम के लिए। देखें इसको हमने इक्वली, सैल्वेज वैल्यू को इस वक्त भूल जाएं तो 20% से ईच ईयर आपका सेम अमाउंट से डिप्रिसिएट होगा और आखिर में 100% हो गया। यहाँ पे भी 100% डिप्रिसिएट हुआ है, लेकिन टाइमिंग डिफरेंस है। यहाँ पहले आपने 100 में से 40 माइनस करके हम कहेंगे 60,000 पे हमने देना है टैक्स, लेकिन यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि 80,000 पे हमने कैलकुलेट की थी प्री टैक्स। तो सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस है, एट द एंड आप देखेंगे तो वैल्यू इसकी सेम होगी। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ मैंने आप इसके लिए ये स्लाइड बनाई है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए कि टैक्सेबल इनकम में अगर आपको गोल्फ क्लब ड्यूज दिए हैं, अकाउंटिंग इनकम आपको पेश की गई है और कहा गया है कि इसकी हेल्प से आप टैक्सेबल इनकम देखें, बना लें, तो आपने देखना है कि गोल्फ क्लब ड्यूज तो उसमें माइनस है तो उसको ऐड बैक कर दें, और यहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ सकते हैं। डिप्रिसिएशन है, डेवलपमेंट कॉस्ट है, माइनस कर दें। वारंटी कॉस्ट एक्रू, अगर एक्रूड हुई है, जो मैंने अभी बताया है, जो एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग, वो आपने वहाँ से ऐड बैक करनी है टैक्सेबल के लिए। टैक्सेबल से कब सब्ट्रैक्ट हम करेंगे? जब वो एक्चुअल में हमारी कैश होगा। इंटरेस्ट और पेनल्टी अकाउंटिंग में तो ऐड हुई हुई है, लेकिन वहाँ से आपने उसको हटाना है, फिर ऐड बैक करना है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह समझ लें। कोई पॉइंट समझ में नहीं आया मुझसे पूछ भी सकते हैं। अब यहाँ आपने वर्ड वीडियो को पॉज करना है, क्योंकि जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही मैंने यहाँ लिखा है। सपोज ABC इंक रिपोर्ट्स अर्निंग्स बिफोर इनकम टैक्सेस 1 मिलियन की उसकी अर्निंग है एंड द टैक्स रेट इज 30%। अब आपने इसमें से ये सारा सिनेरियो देखना है। अकाउंटिंग इनकम में क्या होगा कि 1 मिलियन से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस होंगे, एट द एंड हम कहेंगे ये प्री टैक्स इनकम है, लेकिन टैक्सेबल इनकम आपने कैलकुलेट करनी है। इसमें से आप देखें कि कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आपने दोबारा ऐड करने हैं, या कौन से सब्ट्रैक्ट करने हैं, कौन से ऐड करने हैं, और एट द एंड आपने इसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। जब आप ये कर चुके हैं तो अब यहाँ पे मैंने आपके लिए इसका सोल्यूशन भी बना दिया है, आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया, आप मुझसे पूछ सकते हैं। साइमा अकेडमी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।